इंसान जब भी गलत कदम उठाता है उससे पहले एक षड्यंत्र जरूर बनाता है और अपने षड्यंत्र के तहत भरपूर कोशिश करता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। पर शायद वो भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको बिल्कुल वैसे ही फल मिलता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है और फिर उसके पीछे न जाने कई लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दी और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जौनपुर और इसी जौनपुर ज़िले का एक थाना पड़ता है मड़ियाहूँ। मड़ियाहूँ थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सुभाषपुर। बात कर रहा हूँ मैं 13 जून 2017 की सुबह के आसपास। इसी सुभाषपुर गांव के कुछ व्यक्ति मड़ियाहूँ थाने में फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि साहब, हमारे गाँव के केडीएस स्कूल के पीछे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। गांव वाले जैसी सूचना पुलिस को देते हैं, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास है। दरअसल उसके शरीर पे किसी तेज धार हथियार को कई बार चलाया गया था, जिसकी वजह से घटनास्थल पर उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद लोगों से जब पूछताछ करती है तो वहाँ पे मौजूद कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। गांव वाले कहते हैं कि साहब, ये व्यक्ति हमारे इलाके का रहने वाला नहीं है। पुलिस जब डेड बॉडी के कपड़ों को चेक करती है तो उसके कपड़ों में कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। इसीलिए पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी से मुआयना करती है तो देखती है कि डेड बॉडी के थोड़ी ही दूरी पे एक मोबाइल का टूटा हुआ सिम पड़ा है। पुलिस को उस सिम पे कहीं ना कहीं शक चली जाती है और पुलिस तुरंत ही उस सिम को उठा लेती है और बड़े हिफाजत से रख लेती है। पुलिस तुरंत ही उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जब तक उस मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता तब तक पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। देखते ही देखते लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति थाने नहीं पहुंचता है और ना ही उस मरने वाले व्यक्ति के बारे में पूछताछ करता है। इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए उस टूटे हुए सिम से संबंधित कंपनी से मुलाकात करती है और सिम के नंबर के साथ साथ उसका डिटेल्स निकलवाती है, साथ ही साथ उसके नंबर का सीडीआर निकालती है। तो पता चलता है कि वो नंबर किसी पंकज के नाम पर रजिस्टर्ड है। पंकज जो महाराष्ट्र के देसाई थाना के तुलसी गाँव का रहने वाला है। पुलिस जब उसके सीडीआर को चेक करती है तो पता चलता है कि 12 जून 2017 को पंकज ने आखिरी बार जिस नंबर पर बात किया था वो नंबर किसी सत्यम के नाम पर रजिस्टर्ड है। सत्यम जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। सत्यम जो कि इसी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के फूलपुर थाना के करियाव गांव का रहने वाला है। पुलिस तुरंत ही सत्यम से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंचती है तो पता चलता है कि सत्यम अपने घर पे नहीं है। जैसे पुलिस वालों को मालूम चलता है कि सत्यम अपने घर पे नहीं है, पुलिस को कहीं ना कहीं सत्यम के ऊपर शक चली जाती है। इसीलिए पुलिस अब सत्यम के नंबर पर फ़ोन नहीं करती है, क्योंकि सत्यम को जैसे ही मालूम चलेगा कि पुलिस उसकी तलाशी कर रही है, सत्यम कहीं घर छोड़ के फरार ना हो जाए। इसीलिए सत्यम को पकड़ने के लिए पुलिस सत्यम का मोबाइल सर्विलांस पर डाल देती है। तो पता चलता है कि 24 जून 2017 को सत्यम एटाई बाजार में है। जैसे ही लोकेशन मिलता है पुलिस तुरंत ही अपनी टीम को ले जाती है और एटाई बाजार से सत्यम को अपने कस्टडी में ले लेती है। सत्यम जो कि उस वक्त अपने बाइक पे होता है और उसके बाइक पे उसके साथ एक और व्यक्ति भी था और साथ ही साथ एक महिला भी थी। पुलिस तीनों को कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर सत्यम से पंकज की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, साथ ही साथ उसके साथ में जो व्यक्ति था और जो महिला थी उसके बारे में पूछताछ करती है। तो सत्यम कहता है कि साहब, ये मेरा दोस्त है जिसका नाम सचिन है। सचिन जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो सत्यम के ही गाँव का रहने वाला है। उस महिला का नाम रूपाली है। रूपाली कोई और नहीं बल्कि पंकज की पत्नी है। पुलिस जब सत्यम से पंकज की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, सत्यम तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई बताता है तो वाकई में कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो उठती है। पंकज जो महाराष्ट्र के देसाई थाने के तुलसी गाँव का रहने वाला है। पंकज के पत्नी का नाम रूपाली। पंकज अपने रोजगार की तलाश में अपने पत्नी के साथ इसी उत्तर प्रदेश के बनारसी जिले के फूलपुर थाने के करियाव गांव में पहुंच जाता है और अपने पत्नी के साथ इसी करियाव गांव में रहना शुरू करता है। पंकज जो कि डांसिंग का काम करता है, लोगों के शादियों ब्याह में और पार्टियों में जाता है और डांस करता है, ठीक ठाक पैसे भी कमाता है और अपने पत्नी के साथ बड़े खुशहाल तरीके से जीवन भी व्यतीत करता है। पंकज जब करियाव गाँव में रहना शुरू करता है तो इसी करियाव गाँव का रहने वाला सत्यम से उसकी दोस्ती हो जाती है। सत्यम जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, शादीशुदा नहीं है।
सत्यम की जब पंकज से दोस्ती होती है उसके बाद से सत्यम अक्सर पंकज के घर आना जाना शुरू करता है। लेकिन सत्यम जब पंकज की पत्नी रूपाली को देखता है, कहीं ना कहीं सत्यम की नीयत खराब हो जाती है और फिर उसके पत्नी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देता है। अक्सर जब भी पंकज के घर पे जाता है रूपाली से भी बातचीत करता है। रूपाली को भी कहीं ना कहीं सत्यम पसंद आ जाता है और फिर दोनों के बीच में बातचीत होती है और बातचीत होते होते सत्यम और रूपाली के बीच में दोस्ती हो जाती है। लेकिन ये दोस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती है और आखिरकार एक दिन सत्यम अपनी दिल की बात रूपाली से कह ही देता है। सत्यम जब अपनी दिल की बात रूपाली से कहता है, रूपाली भी तुरंत ही उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद से सत्यम और रूपाली के बीच में लव अफेयर शुरू हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में लव अफेयर शुरू होता है उसके बाद से रूपाली के घर में ही सत्यम और रूपाली के साथ संबंध बनना शुरू होता है। एक बार जब यह सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी थमने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन इस बात की जानकारी रूपाली के पति पंकज को कभी नहीं मालूम चलता है। लेकिन यह सिलसिला जब चलना शुरू होता है आखिरकार आस पड़ोस के लोगों को मालूम चल जाता है। जैसे ही आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लोग जब तरह तरह की बातें करते हैं आखिरकार ये बातें एक दिन पंकज की कानों तक पहुंच जाती है। पंकज को जैसी सच्चाई मालूम होता है उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। पंकज अब अपनी पत्नी से पूछताछ करने के बजाय उसे रंगे हाथ पकड़ने का एक षड्यंत्र बना लेता है। पंकज एक दिन अपने काम पे जाने के लिए घर से तो निकलता है लेकिन अपने षड्यंत्र के तहत दोपहर के वक्त अचानक ही अपने घर पे पहुंच जाता है। लेकिन पंकज जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है उस वक्त उसकी पत्नी और उसके साथ में उसका दोस्त सत्यम भी घर में मौजूद था। सत्यम जैसे ही पंकज को देखता है घर के पिछले दरवाजे से निकल के भाग जाता है। उसके बाद पंकज अपनी पत्नी रूपाली के साथ काफ़ी मार पिटाई करता है। तुरंत ही रूपाली अपना गलती एक्सेप्ट कर लेती है और अपने पति पंकज से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। जैसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती है पंकज भी उसकी गलतियों को माफ़ कर देता है। पंकज सोचता है कि गलतियाँ इंसानों से ही होती है, शायद रूपाली से भी गलती हो गई और फिर रूपाली की गलतियों को माफ़ कर देता है। उसे लगता है कि शायद रूपाली सुधर गई, लेकिन रूपाली कभी सुधरती नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है उसके बाद से रूपाली फिर से सत्यम से बातचीत करती है और अब उसे घर पे मिलने के लिए नहीं बुलाती है बल्कि घर के बाहर चोरी छुपे अपने पति के पीठ पीछे सत्यम से मुलाकात करती है। एक दिन रूपाली जब सत्यम से मुलाकात करने के लिए जाती है तो सत्यम से कहती है कि मैं थक चुकी हूँ अपने पति के पीठ पीछे चोरी छुपे तुमसे मिलते मिलते, बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम कहीं भाग चलते हैं। रूपाली जब इस तरह की बातें सत्यम से कहती है तो सत्यम कहता है कि मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, शादी तो मैं भी तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम भाग करके शादी करेंगे तो पंकज हमें कहीं भी सुकून से नहीं रहने देगा। इससे बेहतर एक मेरे पास उपाय है कि क्यों ना पंकज को ही इस दुनिया से हटा दिया जाए। सत्यम जब इस तरह की बातें रूपाली से कहता है, इसे सुन करके रूपाली एकदम से डर जाती है। कहती है कि अगर हम पकड़े गए तो सत्यम कहता है कि मेरे पास ऐसा एक षड्यंत्र है कि हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। सत्यम जब अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में रूपाली से बताता है, रूपाली भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर सत्यम अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए अपने इस षड्यंत्र में अपने एक दोस्त सचिन को शामिल कर लेता है और फिर अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए एक मौके का इंतजार करने लगता है। 12 जून 2017 को पंकज इसी सुभाषपुर गाँव में अपने एक शादी समारोह में अपने टीम के साथ जाता है। जैसे ही शाम के वक्त पंकज अपने घर से निकलता है, रूपाली तुरंत ही इस बात की जानकारी अपने आशिक सत्यम को दे देती है। सत्यम को लगता है कि ये बहुत बढ़िया मौका है। सत्यम अपने काम को अंजाम देने के लिए अपने दोस्त सचिन को लेता है और फिर सुभाषपुर गांव में पहुंच जाता है और रात्रि के लगभग 11 बजे के आसपास सत्यम सुभाष के नंबर पे कई बार फ़ोन करता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी शोर शराबा होने की वजह से पंकज को अपने मोबाइल की रिंग सुनाई नहीं देता है। लेकिन सत्यम लगातार पंकज के मोबाइल पे कई बार फ़ोन करता है, लेकिन पंकज जैसे ही फ़ोन उठाता है सत्यम कहता है कि मैं भी इसी सुभाषपुर गाँव में हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम KDS स्कूल के पीछे आ जाओ। पंकज भी सत्यम की बातों में आ जाता है और इसी KDS स्कूल के पीछे सत्यम से मिलने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही स्कूल के पीछे पहुंचता है वहां पे काफ़ी अंधेरा होता है। सत्यम अपने दोस्त सचिन के साथ पंकज पे हमला कर देता है, अपने जेब से एक तेज धार हथियार निकालता है और पंकज के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर देता है, जिसकी वजह से पंकज की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। और फिर पंकज के मोबाइल को लेकर उसमें से उसका सिम निकाल करके तोड़कर वहीं पे फेंक देता है और फिर उसका मोबाइल लेकर के घर चला जाता है। इधर पंकज के टीम पूरी रात पंकज की इंतज़ार करते हैं, लेकिन पंकज का
कहीं कुछ पता नहीं चलता है, उसका नंबर भी स्विच ऑफ आता है। तो उसके टीम को लगता है कि शायद पंकज बिना कुछ बताए ही अपने घर चला गया। और उसके बाद से पंकज के टीम वाले भी ना तो पंकज के बारे में कुछ पूछताछ करते हैं और ना ही उसके घर पे पूछताछ करने के लिए जाते हैं। इधर सत्यम और पंकज की पत्नी रूपाली भी इंतजार करते हैं कि पंकज का शिनाख्त हो पाता है कि नहीं। जैसे ही 10 दिन का समय गुजरता है, दोनों को लगता है कि शायद अब पंकज का शिनाख्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए सत्यम और रूपाली घर छोड़ करके फरार होने के लिए अपने बाइक से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही बाइक से निकलते हैं, इससे पहले कि फरार हो पाते, पुलिस तुरंत ही इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। वाकई में जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस तुरंत ही इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर इन तीनों पर गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।